हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो चलिए अगला पार्ट हम लेकर आए हैं बाल विकास का। ये टॉपिक है हमारा विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। तो इसमें हम चलते हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा अवृद्धि एवं उसकी विशेषताओं से। तो क्या है पहला प्रश्न, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है तो किससे? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से या नैतिक विकास से? तो किससे है? शारीरिक विकास से है। वृद्धि वृद्धि एक लिमिटेड रहती है और विकास निरंतर, यानी कि वह चलता रहता है मृत्यु तक। तो यही अंतर है दोनों में। फिर अगला यहाँ पे व्याख्या है, ये आप सब देख लेना। व्याख्या बता देते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास के से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को वृद्धि कहा जाता है। मानव अभिवृद्धि की प्रकृति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बालक के शरीर और व्यवहार के प्रमुख आकार प्रकार में किस प्रकार परिवर्तन घटित होता है। गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ा तक पहुँचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा करता है? यह मापने योग्य नहीं है, यानी कि हम वृद्धि को माप नहीं सकते हैं। इसके बाद में इसका हल देख लेते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक प्रगतिशील परिवर्तन जिन पर शिक्षण या प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता वृद्धि कहलाती है। वृद्धि के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं इसको हम देख लेते हैं। तो पहले है, वृद्धि एक मात्रात्मक पहलू है तथा इसे मापा जा सकता है। फिर क्या है? वृद्धि का संबंध शारीरिक परिपक्वता से है। फिर वृद्धि एक निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। अगला है, वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है, यानी कि सबकी जो वृद्धि होती है तो वह सब हर बालक में या हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। तो वही इसमें यहाँ बताया गया है। फिर अगला प्रश्न हमारा है तीसरा, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका विकल्प हम देख लेते हैं। तो अवृद्धि शारीरिक होती है, अवृद्धि मात्रात्मक होती है या अवृद्धि मापनीय होती है, अवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए, वृद्धि यानी कि ग्रोथ कहा जाता है, विकास इन डेवलपमेंट का ही भाग होता है। वृद्धि विकास में समाहित होती है। तो वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो यह शारीरिक होती है वृद्धि, और विकास यह शारीरिक एवं मानसिक दोनों होती है। वृद्धि में यह मात्रात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है और विकास इसे गुणात्मक रूप से दर्शाया जा सकता है। यह मापनीय होती है और इसे मापा नहीं जा सकता, यानी कि वृद्धि की हम माप कर सकते हैं लेकिन इस विकास की माप हम नहीं कर सकते। फिर एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो विकास है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास आदमी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जब तक वह यानी कि मृत्यु तक नहीं हो प्राप्त हो जाता तब तक वह कुछ ना कुछ हमेशा सीखता ही रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। फिर अगला है विकास का अर्थ एवं विशेषताएं। तो इसमें हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो हम देख लेते हैं। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है और यह शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। तो ये विकास के लिए पूछा गया है, यानी कि वृद्धि के बारे में नहीं। तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन जो है यह गलत है, यह सही नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हम हल देख लेते हैं। विकास का मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है क्योंकि शरीर के गुण
परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, जबकि अन्य सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है तथा शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ये सभी सत्य हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, जो है तो क्या है, यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हल देख लेते हैं। मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ साथ होता रहता है, साथ ही साथ उसमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है और वह एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होता है। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेकर और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। उसके बाद उस पर अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करता है। उसके बाद उस पर अपने विचारों को सोच समझ कर उसे प्रस्तुत करता है और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। ये हमारा हल रहा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मानव जाति में विकास होता है तो कैसा होता है? किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, प्रौढ़ावस्था के अंत तक की जीवन पर्यंत तक। तो विकास जीवन पर्यंत तक होता है, आप सब जानते हैं। इसका हल है, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो मानव के भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती रहती है। इस विकास की अवस्था में निम्न स्तर होते हैं, जैसे भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो कैसे होता है? पहले यानी कि हमारा पहला ऑप्शन है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। दूसरा है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व या स्व। फिर हमारा अगला है चौथा ऑप्शन शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं, इसका हल दिया है, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेक परिवर्तन होते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास को अग्रांकित आयामों में विभक्त किया जा सकता है। तो यह कैसे है? तो शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है, मानसिक विकास है और संवेगात्मक विकास है। फिर अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह आप ये सब जरूर ध्यान में रखना कि मतलब सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो हमें नकारात्मक विकल्प को इसमें से टिक करना है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर अगला है विकास एक सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का एक ही भाग है। फिर अगला है विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। तो इसमें क्या है? हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसका हल है विकास एवं वृद्धि एक दूसरे का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार एवं कार्य के गुणात्मक वृद्धि से संबंधित होती है, जबकि वृद्धि निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है जो शारीरिक एवं मात्रात्मक परिवर्तन है। फिर हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर का, देख लेते हैं इसको। विकास का एक अधिनियम यह है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इसी अधिनियम के अनुसार यह दिया गया है विकल्प, इसमें से हमको सत्य वाला देखना है। तो इसमें क्या है? जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। अगला है
वही संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। फिर अगला, वही संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। फिर हमारा अगला है, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो यह हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मानव जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है, जबकि वह संधि काल संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तथा समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करता है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला है हमारा प्रश्न 10 निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो इसको हमें बताना है। तो विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। तीसरा है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। अगला है हमारा, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है इसका व्याख्या? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक विकास के क्षेत्र में खतरे की संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों में उत्तरोत्तर श्रृंखला या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अगला है हमारा, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अगला है हमारा, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसमें क्या हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उसके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो जीवन तक चलती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे निगेटिव वर्ड पूछा गया है, इसे हमें बताना है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें क्या हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से होता है, तो मतलब यह जो ये कथन है ये गलत है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। विकास की विशेषताएं, विकास सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास से प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी जा सकती, नकारात्मक विकास उत्पन्न होगा। ये यहाँ हमारा ये सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। फिर अगला हम चलते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। तो क्या है इसमें, यानी कि ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो किसमें है? वजन में वृद्धि विकास है। इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य वजन में वृद्धि से होता है, क्योंकि वृद्धि मात्रात्मक होती है, एक निश्चित समय तक ही होती है, इसलिए वजन में वृद्धि को विकास में वृद्धि माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास डॉट है। तो क्या है, यानी कि इसमें आते हैं दोनों, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आ जाते हैं। तो क्या हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानव का विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में होता है। मात्रात्मक में लंबाई, भार, विभिन्न अंगों के आकार का बढ़ना आदि शामिल किया जाता है।
जबकि गुणात्मक में योग्यता, क्षमता, अभिवृद्धि, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, चिंतन आदि में परिवर्तन शामिल है। फिर अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, वजन या दृष्टि या बाल या दांत। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दृष्टि हो जाएगा। बालकों के विकास में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है मात्रात्मक, दूसरा होता है गुणात्मक। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लेना इसे। फिर बाल, वजन, बाल, दांत, लंबाई आदि मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, जबकि दृष्टि, सूझ, मानसिक योग्यता, क्षमता आदि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब अगला हमारा है 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें क्या है, इससे उचित वातावरण चाहिए इसे, या परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, या सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, या अधिगम प्रक्रिया में विप्रेरणा महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका हल दिया गया है, तो देख लेते हैं। अधिगम तभी सुचारू रूप से हो सकता है जब उचित वातावरण हो, अधिगम सामग्री हो तथा बालकों में अपराध स्तर विद्यमान हो, साथ ही बालक अपने आयु के हिसाब से परिपक्व हो। फिर अगला हमारा है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है तो क्या, चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या चलना। तो इसमें क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डी, चलना। चलते हैं, अगला देख लेते हैं। परिपक्वता एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यह विकास और अनुभव के फलस्वरूप आती है। परिपक्वता एक उदाहरण है कि जब बालक चलना सीखता है तो प्रारंभ में वह धीरे धीरे चलता है, किंतु बाद में विकास और अनुभव के फलस्वरूप उसके चलने की गति में तीव्रता आ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इसमें से हमें सही कथन ढूंढ के टिक करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पहला, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते। फिर अगला है, वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। फिर अगला है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। अगला है, बालक के अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें क्या हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। तो इसमें क्या है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है परंतु अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इस स्तर पर परिपक्वता अधिगम से अलग होती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहु लाभकारी होता है। अगला है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। अगला है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। अगला है, लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो क्या है हमारा डी ऑप्शन सही है। यह लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं, प्रशिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारक है या हानिकारक, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि साधन विधि से ही साध्य लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, परिपक्वता का संबंध। तो परिपक्वता का संबंध किससे है, तो विकास से है।
विकास वह प्रक्रिया है जिसमें बालक मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डार से है। तो किससे है? यानी कि प्रतिक्रिया से है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है हमारा, व्याख्या देख लीजिएगा आप सब कि टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें। फिर क्या है? परिपक्वता विद्यार्थी, परिपक्व विद्यार्थी, तो क्या है इसमें? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या है? अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है, डैश है फिर को परिपक्वता कहा जाता है। तो इसको प्राकृतिक जैविक विकास, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है हमारा, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। तो क्या है? परिपक्वता। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो क्या है? यह एक व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका हल है, देख लेना आप सब। फिर अगला प्रश्न है हमारा, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो क्या है इसमें? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या है इसमें? वह अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। अगला है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्या है ये? अगला, ये नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो इसमें क्या है हमारा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है इसका हल। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे वह अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, वह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो इसको देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी यानी कि प्रभावित करती हैं बच्चों को। तो इसका हल है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। तो जैसे पहला अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, रोग तथा चोट है, शुद्ध हवा तथा प्रकाश, पारिवारिक परिस्थितियां, बुद्धि आदि, यानी कि पौष्टिक भोजन, वंशानुक्रम, यौन विभेद, संस्कृति, ये सब बच्चों को प्रभावित करती हैं। फिर हमारा अगला लास्ट प्रश्न है, आजकल अधिकतर विद्यार्थियों में समभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। तो इसमें क्या होता है? ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, या योग्यता स्तर पर, या छात्र अनुराग पर। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आयु स्तर पर। समभागी समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो हमारा प्रश्न आज यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। इसका अगला हम लाएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, इससे थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।